हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है वो है बजट 2021-22 की। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी अभी 2-3 घंटे पहले बजट को प्रस्तुत किया। मैंने उसका अध्ययन किया और काफ़ी सारी सामग्रियों से मैंने अध्ययन किया और एक विस्तृत तरीके से मैंने अध्ययन करके एक वीडियो बनाने की सोचा। जैसे कि आपको पहले से अनाउंस किया हूँ कि बजट की वीडियो आज के रात को ही आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, हो सकता है रात में या सुबह तक आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बजट के साथ साथ सरकार की योजनाओं की, मतलब बजट की तो बात करूंगा ही, आर्थिक समीक्षा की भी बातें कर लूंगा, थोड़ी बहुत आर्थिक समीक्षा की, और सरकार द्वारा व्यय किए गए क्षेत्र और उनकी बातें करूंगा बजट में। और साथ ही सरकार ने किस किस विषय पर कितना लॉलीपॉप थमाया है हमको या कितना भौकाल टाइट किया, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर देखा जाए इस साल का जो बजट है 2021-22 का, ये कोरोना महामारी के टाइम पे ऐसी पोजीशन पे, ऐसी सिचुएशन पे बना है कि जिसकी कल्पना करना थोड़ा जटिल प्रक्रियाओं के बीच में बना है। ये भारत का पहला डिजिटल बजट है जो आपको सुबह न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। पहला डिजिटल बजट है। बजट डिजिटल शब्द से ही शुरुआत होती है बजट की, कि देखिएगा कितनी हवाई फायर इसमें की गई है। मैं पढ़ा बहुत ज़्यादा, दिया तो इतना सारा है बजट में, लेकिन सच्चाई बताए ना तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर मैं बजट की बातें करूं तो बजट के जो मुख्य आधार हैं, 6 आधारों पर बजट को मैं बांट सकता हूं। 6 आधारों पे बजट को बांट सकता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे बजट का जो मेन केंद्र था, अगर मैं कहूं बजट किसके अराउंड में घूमा है, तो इन 2-3 विषयों के अराउंड में घूमा हुआ है। पहला स्वास्थ्य के लिए, यानी कोरोना महामारी के समय जो स्वास्थ्य है इसके अराउंड में घूम रहा है, और कृषि और सेवा क्षेत्र जो मुझे दिख रहा है, इन्हीं 3 अराउंड में केंद्रित चुनौतीपूर्ण सिचुएशन पे ऐसे बजट को बनाया गया है। बजट के जो आधारों की बात करूं तो बजट 6 आधारों पे अगर मैं डिवाइड करके पढ़ाना चाहूं और पढ़ना चाहूं तो ये सही तरीका होगा। बजट में पहला जो आधार होगा हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत का समायोजन या समावेशन कह दूं ये है, चौथा मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। मानव पूंजी मतलब जो मानव पूंजी है, मानव की श्रम शक्ति को बढ़ाना, मानव पूंजी का दोहन करना और उसको ऊर्जावान करना, ठीक है। सेवा क्षेत्र में इन्वेस्ट करना और सब चीजें हैं। नवाचार और अनुसंधान का और विकास, नवाचार और टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहे हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक एक बातों को मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। पहला जो है हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली पे है, इसको एक बार रब करके मैं एक बार देखता हूं। पहला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली पे। जैसा कि मैं एक नोट्स जो बनाया हूं, स्वास्थ्य खुशहाली पे जो मैं देखा, इस बार कोरोना टाइम चल रहा है। कोविड-19 के कारण ये जो बजट है वो स्वास्थ्य पर समर्पित है। जैसा कि आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया, ये चीज कहा गया, डेडिकेटेड टू कोरोना वॉरियर को समर्पित था आर्थिक समीक्षा। इससे ही समझ में आ रहा था कि ये कोरोना जो बजट है वो कोरोना का प्रभाव, महामारी का प्रभाव इसमें साफ साफ दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, कोविड-19 को समर्पित है, यानी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगा। स्वास्थ्य पर हेल्थ सेक्टर अगर मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर केंद्र में रहेगा। हर बात पे हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी जब आई तो पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के लिए चिंता को करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं बात करूं तो जो स्वास्थ्य पर है, यहाँ पे निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक व्यवहार होगा। निवारक, उपचारात्मक
उपचारात्मक और सुधारात्मक। ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट है। देखिए, निवारक होगा, उपचारात्मक होगा और सुधारात्मक व्यवहार के तरीके से स्वास्थ्य पे ध्यान रखा जाएगा। अभी जो स्वास्थ्य पे जो खर्चा होना था करीब 95 लाख करोड़ होना था, अनुमान था। पिछले साल जब कोरोना टाइम चल रहा था तो अनुमान इतना लगाया गया, लेकिन खर्चा कितना किया गया? 2 लाख, यहां पे लिख रहा हूं, 2,23,846 करोड़ का व्यय किया गया स्वास्थ्य पर व्यय किया गया, जो अनुमान का करीब 137% ज्यादा है। अनुमान का ध्यान रखिएगा, अनुमान से 137% ज्यादा है। खुशी मनाने लगे, अनुमान से 137% ज्यादा है, वैसे नहीं है। अनुमान से 137% ज्यादा है, खुशी मत होइएगा। सिर्फ जो अनुमान लगाए थे, खुद ही अनुमान लगाए और खुद ही चीजें हुए। वही है ना, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोए, गाना नहीं सुना है? उसी की बात है। इसके बाद एक पीएम अर्थ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इसके अलावा एक नया चीज शुरू किया गया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक, ध्यान से देखिएगा, एक एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एनालिसिस करने के बाद ही यहां पे आए हूं। 5 वर्षों तक 64,180 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। कितना? 64,180 रुपए 5 वर्षों तक खर्चा करने की योजना के साथ साथ एक नए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके बाद और चीजें जो हुई हैं, जैसे इसी के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य के अंतर्गत 17,788 और शहरी स्वास्थ्य में 1124 स्वास्थ्य केंद्रों की मतलब स्थापना की गई। और इसी योजना के तहत 602 जिलों में, इस योजना के तहत 602 जिलों में 112 मेडिकल कॉलेज में 12 केंद्रीय मेडिकल शिक्षण संस्थाओं में, मेडिकल संस्थाओं में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की स्थापना की गई। क्रिटिकल केयर, साफ साफ लिखता हूं, ऊपर ध्यान से देखिएगा, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की स्थापना की गई। ये बहुत ही, हॉस्पिटल की स्पेलिंग गलत है, आप समझ लीजिए, हॉस्पिटल की स्थापना की गई। क्रिटिकल केयर, ये क्या है ना, कोरोना जैसे आगामी सालों में हमेशा अपना देश जो है कि कोरोना जैसे वैरियर के लिए, हमेशा कोरोना जैसे महामारी के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारा देश और सशक्त होगा। ठीक है, टीका के लिए जो अभी टीका अभियान चल रहा है, जैसा कि कहा गया 2000, आप अगर जियो फोन पे रखिए या किसी भी फोन पे फोन करेंगे तो आपको लग जाएगा, 2021 टीका के साथ नई उम्मीद लेके आया है। तो टीकाकरण के लिए अगर मैं टीकाकरण की बात करूं तो टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और वही पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन समझ है ना, पोषण का विषय जो था पहले भी चर्चा का विषय था, हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के पहले भी चर्चा का था। लेकिन इस टाइम जब कोरोना टाइम पे लॉकडाउन लगाया गया, इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया, उस समय खाने की व्यवस्था को लेके अगर सरकार की योजनाएं कहूँ तो बहुत ही अच्छी रही। घर घर तक भोजन की व्यवस्था सरकार ने कराई, सराहनीय था। ऐसा व्यवस्था इतने बड़े देश में, मतलब खाने की व्यवस्था अच्छी कराई गई, सरकार ने विभिन्न योजनाएं ले आई। उसके बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा कभी मैं, उसके बारे में अभी यहाँ नहीं चर्चा करता हूँ। यहाँ पे पोषण के संबंध में निर्मला सीतारमण ने करीब 112 जिलों को बेहतर बनाया। पोषण एक नई योजना का शुरुआत किया गया, पोषण 2.0 की शुरुआत की, जिसमें 112 जिलों को लक्षित किया गया।
112 जिलों को लक्षित किया गया और इनके बेहतर, इनको गहन रूप से इनको पोषण व्यवस्था कराने की बात की गई है। इसके अलावा एक चीज़ और, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पोषण 2.0 की शुरुआत जो की गई है, ये 2 योजनाओं को मिला के की गई, विलय करके किया गया। जो सप्लीमेंट्री पोषण योजना थी, पोषण कार्यक्रम चल रहा था अभी तक लॉकडाउन के दौरान, और पोषण 1.0 को मिला के 2.0 की योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई, विलय करके नई योजना किया गया। ये चीज़ें हैं। और छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली गई है, अभी उसकी बात करते हैं। जैसे छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल दी गई, परिभाषा बदलने में तो बीजेपी सरकार नंबर 1 पर रहती है। एक परिभाषा चेंज किया गया, परिभाषा जो छोटी कंपनियां थी उनकी परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया कंपनी की। पहले क्या होता था, छोटी कंपनी की परिभाषा में किस प्रकार चेंजिंग किया गया? पहले होता था, पहले 50 लाख रुपए से बढ़ा के अब पहले के 50 लाख रुपए से बढ़ा के अब 2 करोड़ कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए पे छोटी कंपनी को कर दिया गया। छोटी कंपनी जो होगी 2 करोड़ तक होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, हर घर नल योजना, हर घर पे नल का जल योजना जो था, उसके लिए 2.86 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना? 2.86 करोड़ का आवंटन किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। 2.86 करोड़ का आवंटन किया गया। कितना? 2.86। हर घर नल का जल। इसी के साथ 2.86 के साथ एक नई योजना जल जीवन मिशन शहरी, इसी के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई। ये शहरी मिशन शुरुआत की घोषणा की गई। कौन सी योजना की? जल जीवन मिशन शहरी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 500 शहरों को अमृत शहर कहा गया। कितने? 500 शहरों को अमृत शहर का दर्जा दिया गया। अमृत शहर का दर्जा दिया गया और इनके गहन विकास के लिए योजनाएं की गई। समझ लीजिए 2.86 करोड़ 500 शहरों को सैंपल के रूप में शुरुआती दौर पे 500 शहरों की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें दिल्ली भी एक होगा, ठीक है। एकल उपयोग और प्लास्टिक का जो उपयोग था, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का योजना बनाया गया। गजब है ना। 2019 का जब बजट था, प्लास्टिक के उपयोग की कम करने की बड़ी अच्छी खासी किया गया। वो एक बार यूज किया हुआ, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक की बड़ी बातें की गई, लेकिन कोरोना आ गया। अब तो हर चीज़ प्लास्टिक में हो रही है, हर चीज़, हर कोई पैक्ड रखता है। मतलब जो प्लास्टिक कभी हाथ में नहीं पहना जाता था, एक ग्लव्स की बातें करूँ, कभी नॉर्मली नहीं पहना जाता था, आज इंसान की ज़रूरत हो गई है। हर चीज़ प्लास्टिक पे डिपेंड हो गया, फिर से प्लास्टिक का दौर आ गया। ख़त्म करो। मतलब योजनाएं जो भी बनाए हैं सारे असफल रहे पिछले साल की जितनी भी योजनाएं, ये होगा, वो होगा, ये होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, फिर क्या किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। देख लीजिए हालत, किसानों की आय दोगुनी हो रही है या क्या हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्या किए किसान, अच्छे थे या बुरे थे, उस पर मैं बिल्कुल भी निष्पक्ष होकर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कभी भी। प्लास्टिक के उपयोग में, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं सड़क मंत्रालय को क्या आवंटन किया गया। देखते हैं सड़क और परिवहन मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रुपए दिया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक। अभी तक इतना नहीं दिया गया था, 1,81,101 रुपए दिए गए। और सड़क निर्माण के मामले में अगर कहूँ, सड़क निर्माण के मामले में ये सरकार बहुत ही आगे है। हर जगह पे गांव तक सड़क पहुंचाने का जिम्मेदारी जैसे इस सरकार ने ली है और सड़क निर्माण में बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। इस साल जो बजट में
पेश हुआ है। तमिलनाडु पे 3500 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं केरल में 1100 किलोमीटर का सड़क बनाने की परियोजना है, जिसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावना है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। असम में 13,000 किलोमीटर का सड़क परियोजना का है, जिसके लिए 34,000 करोड़ का 34,000 होगा यहाँ पे 34,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है। ये सड़क का हो गया। अब देखते हैं रेलवे के लिए। रेलवे में देखते हैं और मेट्रो के लिए क्या किया गया है। का बजट जो इस साल का है 1,10,055 करोड़ रुपए, जो कि रिकॉर्ड रूप से है, सबसे अधिक है। 1,10,055 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, इनको दिया गया है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय है। और उम्मीद की जा रही है जो विनिवेश से सरकार को 1,75,000 करोड़ रुपए प्राप्ति होगी। विनिवेश मतलब समझ रहे हैं ना, कि दोबारा निवेश करके या सरकार अपनी संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। क्या बोल रहा हूँ, अपनी संपत्ति का वो निजी हाथों पे हस्तांतरण करके जो धन इकट्ठा करेगी उसी को विनिवेश कहते हैं। ठीक है। मेट्रो पे भी खर्चा किए गए। जैसे कोच्चि मेट्रो फेज 3 के लिए फेज 3 पे जिसका निर्माण 11.5 किलोमीटर प्रस्तावित है, उसके लिए 1957.05 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। चेन्नई मेट्रो की फेज 2 के लिए 118.9 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे की प्रस्तावना दी गई है, जिसके लिए 63,246 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं बेंगलुरु में 58.19 के लिए 14,788 करोड़ रुपए का इस साल आवंटन किया गया है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। तीसरे पॉइंट पे आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, कृषि पर बहुत खर्चा किया गया। डेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसमें सिर्फ डेटा ही डेटा होगा। इसके अलावा मछली पालन के लिए 5 फिशिंग मछली पालन पर जोर दिया गया। मछली पालन पर जोर दिया गया है। ऐसे 5 फिशिंग सेंटर्स स्थापित करने की बात निर्मला सीतारमण ने की। वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा जो उसमें सेंटर है कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआहाघाट में ये पत्तन बनाने के लिए फिशिंग सेंटर्स बनाने की बात की गई है। इसके अलावा मानव पूंजी की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मानव पूंजी को मजबूत करना। मानव पूंजी में जैसे मानव की पूंजी का मतलब है कि मानव को अच्छा मानव संसाधन की बात करूंगा। इस पे मानव संसाधन में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस पे सराहना की गई है। बहुत अच्छे से सराहना की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। अब ये अच्छी है या बुरी है, आप भली भांति जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही है या गलत है, और मैंने शायद वीडियो भी बनाया हुआ है। 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना करने की इस बजट ने घोषणा की। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, सैनिक स्कूल की स्थापना करेगा। ठीक है। लेह में, लद्दाख की राजधानी लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वहां के विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल आवासीय कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये क्या होता है? ये SC/ST के विकास को समर्पित है। SC/ST के विकास में यह समर्पित होता है एकलव्य कॉलेज। तो 750 एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करने की इसमें वो की गई है। अब चलिए देख लेता हूं एक बार कि बजट घाटा राजस्व कितना है, और उसके बाद रुपया कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे खर्चा होता है। इन सब बातों को मैं अगले वीडियो पे कवर करूंगा। फिलहाल इसमें मैं अब कुछ चर्चाएं करता हूं सरकार की कुछ बातों को, जो कि सरकार ने छिपाया है और लॉलीपॉप दिया है हमको, उनकी बातें करते हैं। चलिए इनको हटाओ पहले।
अनुमान की बातें करूं कि राजस्व घाटा, राजस्व व्यय कितना हुआ है इस बजट में, इसकी बातें कर लेता हूं एक छोटा छोटा, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं। राजस्व व्यय जो है 30.42 लाख करोड़ रुपए का है, इस साल का अनुमान लगाया गया है। जबकि 2020-21 का जो अनुमानन था, मूल अनुमान जो निकाला गया वो 34.50 लाख करोड़ का था। और इसके अलावा बजट अनुमान 21-22 के लिए 34,034.84 लाख करोड़ का है। जबकि पूंजीगत व्यय 4.12 लाख करोड़ का है 2021-22 के लिए। 2020-21 में 4.39 था। और बजट अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुमान है कि 5.5 मैक्सिमम होगा। राजकोषीय घाटा की बात करूं तो इस साल राजकोषीय घाटा 9.5% है। जबकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वर्ष जो राजकोषीय घाटा होगा वो 6.6% होगा, 6.8% होगा। राजकोषीय घाटा इतनी बताई जा रही है। और इसमें कहीं भी दूर दराज में कहीं भी निर्मला सीतारमण ने ये नहीं कहा कि पिछले 5 सालों में अधिक है या कम है। जो चीज कम रहती है ना, सरकार उसकी अवहेलना करता है, उसको कंपेरिजन नहीं करता। कंपेरिजन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए ये देख रहे हैं ना 9.5% की। और उम्मीद क्या लगाई जा रही है? उम्मीद देखिए अब आंटी जी कैसे उम्मीद लगाती हैं। उम्मीद उनकी देखो कहाँ पहुंचती। उम्मीद लगा रही है कि अगले साल 2022 तक, 2022 की बात करूं, 2022 में जो बजट का जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगा रही हैं वो करीब 14.5% होगा। और वो अनुमान जो मूल अनुमान जो वास्तविक होगा, वास्तविक रियलिटी में भी अनुमान ही कह दूं, 14.5 छोड़िए, बजट आपको कंफ्यूजन करेगा। अनुमान लगा रही कि 11.5% का ग्रोथ रेट होगा। 11.5% का, यहां पे लिखता हूं। अगली साल कह रहे हैं कि अनुमान जो है कि अगली साल, इस साल छोड़िए, अगली साल 11.5% जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा। अब आंटी जी को कौन बताया कि अभी तक हमारा 9% भी नहीं पहुंचा है, ये डायरेक्ट 11.5 कैसे पहुंचेगा? पता नहीं कैसे पहुंचेगा, आंटी जी जाने, मुझे नहीं पता। ठीक है, आंटी जी से पूछिएगा, निर्मला सीतारमण से पूछिएगा। इस साल जो अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान है, पिछले साल आप जानते होंगे पिछली तिमाही पे -23.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट था और अनुमानन -6% तक आया था। ठीक है, अनुमानन -6% तक आया था। अब ये कैसे होगा, इधर से इधर कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ निर्मला सीतारमण जी को ही पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसके अलावा एक और अनुमान जो बताया जा रहा है, कुछ बातों को जो लॉलीपॉप दिया गया है, बात किया गया किसानों की। एक नई चीज की घोषणा की गई है जिसका नाम है किसान कृषि सेस। एक चीज यही देखिए, इसी के साथ 100 से अधिक वस्तुओं पर इस बार कृषि सेस लगाया गया है। एग्रो सेस नई चीज ले आया गया, एग्रो सेस होगा। किसानों पे ही किसानों का कर लगा के उनको देने की बात की गई है। अब देखिए मिलता है या नहीं, देखिए अब ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। कैसे कृषि सेस लगाया गया कि जो कर लगाया जा रहा था, जो टैक्स पर, सेस का मतलब होता है टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है, जो उसी को सेस कहते हैं। ठीक है, कृषि सेस लगाया जाएगा 100 से अधिक वस्तुओं पर। और लगाया किस पे गया है, लगाने का जो रेट है कैसे है, देखिएगा मैं बता रहा हूं कि इसको जो लगाया गया है वो, इससे पेट्रोल 2.5 रुपए आज से बढ़ जाएगा, 2.5 रुपए बढ़ जाएगा, यानी 2 फरवरी से 2.5 रुपए बढ़ जाएगा कृषि सेस के कारण। डीजल 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगा, 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगा। और शराब पर 100% सेस लगाया गया है। ठीक है, शराब पर 100% सेस लगाया गया है। और कुछ है हमारी वस्तु, जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण पर भी अच्छा खासा सेस लगाया गया है। ठीक है, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक उपकरण हुआ मोबाइल चार्जर, मोबाइल और चार्जर पर अलग भी, चार्जर पर अलग, इस पे सेस लगाया गया है। ठीक है, सूती कपड़ों पर भी सेस लगाया गया है। अब आंटी जी को कौन बताया कि ये जितने भी सामान लिखे हैं, ये जितने भी मैंने सामान लिखा हुआ है अपनी गंदी सी राइटिंग में, ये जितने भी सामान लिखे हुए हैं, यही तो किसान यूज करता है, यही तो किसान यूज करता है। कि कौन यूज करता है इसको? पेट्रोल डीजल छोड़ के ये सारी चीजें किसान की तो है,
सारी चीजें, छोटे छोटे आम आदमी की तो है, आम आदमी पे कृषि सेस लगा रहे हो, कमी पता नहीं क्या हो गया है, दिखाने खर्चा करने कह दो, भयानक खर्चा, मतलब पूछो नहीं, एकदम आंटी जी का रिकॉर्ड तोड़ कर देंगी कि एकदम भयानक पैसे खर्चा कर देंगे, लेकिन सारी चीजें महंगी कर दी। और सस्ता क्या हुआ है? सस्ता हुआ है सोना, चांदी, लोहा, स्टील, नायलॉन, कॉपर, इंश्योरेंस सस्ता हुआ है और जूते सस्ते हुए हैं। इनके अलावा सब महंगा हुआ है, सब चीज महंगा हुआ है, एक तरफ से सब महंगा हुआ है। देख लें और कुछ तो नहीं छूटा है ना, और कुछ तो नहीं छूटा है, पेट्रोल डीजल हो गया। और इस बार बजट में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को रखी गई है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को रखी गई है। और लक्ष्य है, ठीक है, रेलवे रत्नाभूषण, ओके। चलिए एक बात और कर लेता हूँ मैं, जो कि मुझे लग रहा है कर लेना चाहिए। कहाँ गया, एक मिनट, एक बात और कर लेता हूँ कि अर्थव्यवस्था के इस बार स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले आर्थिक समीक्षा में भी बताया गया है और उसमें भी बताया गया है अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। इस बार जो कोरोना के बाद, कोरोना टाइम पे बाद, कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था की जो रूप है वो वी शेप है, के बाद वी शेप इकोनॉमी देखी गई, वी शेप इकोनॉमी देखी गई, ठीक है। वी शेप, ये देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर ये इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी है हमारी कंट्री का, और ये टाइम है, तो जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप देखा गया कुछ इस तरह चल रही थी, अचानक लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण एकदम गिरी, अब फिर सुधर रही है। अब उम्मीद की जा रही कि स्थिति रहेगी और बढ़ेगी भी, उम्मीद ये की जा रही है कि बढ़ेगी। तो ये वी शेप इकोनॉमी की व्यवस्था देखी गई है। उम्मीद है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है आज इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो ये क्लास लाइव मैं ले लेता, लेकिन थोड़ा सा दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में कुछ क्षेत्रों पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, नेट डिस्टर्ब है, इसलिए वीडियो अपलोड कर पाना या लाइव आ पाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो को मैंने सारे पहलुओं को सही से समझाया होगा। इसके अलावा 1 रुपए की बात करूंगा, रुपए कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसकी बात अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अगला वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि अभी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अभी कल जब न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या कल देश देशांतर राज्यसभा देखूंगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी लगेगा कि मैंने छोड़ दी है, तो मैं दूसरा वीडियो उसी के साथ में छूटी हुई बातों को कवर करूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से भी एक भी पॉइंट को छोड़ रखा है। उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा है, काफ़ी मेहनत हुई, 5-6 घंटे एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर पाया हूँ। और पूरा डेटा देखिए, पूरा अपने हैंड राइटिंग में मैंने नोट्स बना दिया है कि अपना, जो कि आपको यहाँ पे देख, क्योंकि यहाँ पे डेटा है तो डेटा जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो भूलते बहुत हैं और गलत बता दूंगा तो दिक्कत भी हो जाएगी, इसलिए मैं ये रखा हूँ। चलिए उम्मीद है फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। बजट का पार्ट 2 भी जल्द ही आ जाएगा, अगर कुछ खास छूटा होगा तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा एक वीडियो आ जाएगा, रुपया कहाँ से आता है।